Hello and welcome everyone to Smart Ideas Foundation. You are watching Assam Prahari with me, and today we will discuss these topics from last week Assam specific current affairs. आज हम लोग जो पहला टॉपिक असम प्रहरी में डिस्कस करेंगे वो होगा ट्रांजिशन फ्रॉम एलपीजी टू पीएनजी इन आसाम। एलपीजी शॉर्टेज अभी ना सिर्फ आसाम बल्कि बाकी जो भी अलग अलग रीजन है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कई देशों में, फिलीपींस में तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी की वजह से वहाँ इमरजेंसी लगानी पड़ी सरकार को। और भी कई रीजन्स में यही प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव पीएनजी कैसे हो सकता है, पाइप्ड नेचुरल गैस कैसे हो सकता है, आसाम में इसका क्या स्टेटस है वो हम देखेंगे। द सेकेंड टॉपिक वुड बी पैराडॉक्स ऑफ इंडियन एविएशन ग्रोथ, कि इंडियन एविएशन के सेक्टर में ग्रोथ तो दिखता है पर वो जो इंडियन एविएशन का ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या इंडिया के हर रीजन को कनेक्ट कर पाता है। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि यहाँ पे एविएशन ग्रोथ, एविएशन एयर कनेक्टिविटी कितनी है। द थर्ड टॉपिक वुड बी आसाम सेट, राइट। आसाम यहाँ पर पूरे देश को लीड कर सकता है, बाकी स्टेट्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है अगर अपने आसाम सेट सैटेलाइट से प्रॉपर यूज उसका कर सके स्टेट में गवर्नेंस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो हम ये पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक वुड बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है। ये मैंने पहले भी आसाम प्रहरी के सेशन में कवर किया है, आज उसको थोड़े नए पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और कुछ नए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ओके, रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात करें तो रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में जो मैंने पहला आर्टिकल तुम्हारे लिए अटैच किया है वो है लूजिंग द वे ऑन इसरो एंड इशूइंग विथ नेविक कॉन्स्टिलेशन। कि ये स्लाइड अभी अपलोड नहीं हुई है। ओके, वेट वेट वेट, ये मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। रीड एंड रिफ्लेक्ट का इंटरनेट सही से वर्क नहीं कर रहा है, दैट्स वाई अपलोड नहीं हो पाया है। तो रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के ना मैं दो टॉपिक जो मैं तुम्हें न्यूज़पेपर से सेलेक्ट करके देता हूँ कि ये दो टॉपिक्स है, आप इनको पढ़ें। ये मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगा तो वहां पर चेंज कर दूंगा। ये लास्ट वीक के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के पार्ट हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम एलपीजी टू पीएनजी। हम बात करते हैं क्यों एलपीजी पीएनजी की बात कर रहे हैं, ये किससे से छुपी नहीं है। वेस्ट एशिया में ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस यूएसए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस वजह से अभी डिसरप्ट है, तो एलपीजी की शॉर्टेज दिखी जा रही है। उस शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार 2026 डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलपीजी अमेंडमेंट ऑर्डर्स भारत सरकार ने स्टार्ट किया कि भाई जिन घरों में, जिन रीजन में पहले से पीएनजी कनेक्शन है, आपका एलपीजी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा विद इन 3 मंथ्स। कि अगर आपके घर, आपके रीजन तक पीएनजी कनेक्शन प्रॉपरली अवेलेबल है और फिर भी आप एलपीजी यूज कर रहे हो तो भारत की सरकार 3 महीने में वो एलपीजी कनेक्शन डिसकंटिन्यू कर देगी। ठीक है, चलिए। और ये ऑर्डर सरकार दे सकती है, राइट। इन सच सिचुएशंस द गवर्नमेंट कैन इश्यू सच ऑर्डर्स, जब भी ऐसे सिचुएशंस होंगे। ओके, सबसे पहले अब हम एलपीजी और पीएनजी के डिफरेंस समझ लेते हैं। तो एलपीजी के ऊपर हम पीएनजी को प्रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एडवांटेजेस तो होंगे ही। तो ये जो पहला कॉलम है ना, यहाँ पे हम पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैसेस के एडवांटेज देखेंगे। दूसरी तरफ हम उसको एलपीजी से कंपेयर करेंगे कि जो एलपीजी होती है हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली सिलेंडर्स में। और उसके कंपेरिजन में जो पीएनजी है वो पाइप से घरों में सप्लाई की जाती है, अंडरग्राउंड उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू पीएनजी, एज कंपेयर टू एलपीजी। सेफ्टी की जहां तक बात करें तो लोअर प्रेशर पे और लाइटर देन एयर गैस होता है, जिसकी वजह से अगर मान लो पीएनजी का लीकेज भी हुआ ना तो वो बहुत जल्दी हवा में स्प्रेड हो जाएगा और ऊपर निकल जाएगा। जबकि एलपीजी जो है ना वो थोड़ी हैवियर होती है और बिकॉज ऑफ इट्स हैवियर नेचर इट कैन सेटल नियर द ग्राउंड और एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ जाता है, जो अनफॉर्चुनेट एक्सप्लोजन हमने कई बार देखा है। पीएनजी की एक और बात करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो पीएनजी का जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है क्लाइमेट को कार्बन एमिशन करके, वो बड़ा कम है। थोड़ा बहुत है बट बड़ा कम है। इवन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रक से। दूसरी तरफ एलपीजी जो है इसके सबसे पहले तो इसके एक्सप्लोरेशन में, सबसे पहले इसको निकालने में वहां पर भी कार्बन फुटप्रिंट होता है, कार्बन एमिशन होता है। फिर उसके बाद उसको सिलेंडर में भरेंगे, सिलेंडर पे भर के फिर उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जाएगा ट्रक से सेंड करना, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट काफी बढ़ जाता है। पाइप्ड नेचुरल गैस देखो क्या है कि वो पाइप के थ्रू आपके घरों तक आ गया, तो ट्रक का जो फ्यूल जला था सिलेंडर लाने के लिए वो तो नहीं चला। सो छोटी छोटी चीजों को भी अगर मॉनिटर करेंगे ना तो एनवायरमेंटली भी पीएनजी ज्यादा सस्टेनेबल है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए। तो हमारा जो पीएनजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा।
ये ना किसी भी टाइप के वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट और फलाना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वी हैव गुड रिसोर्स फॉर पीएनजी। बस उसको अच्छे से चैनलाइज करने की जरूरत है। और एलपीजी का प्राइस तो आप सब देख सकते हो। अभी एलपीजी का सिलेंडर मेरे घर में लास्ट वीक खत्म हो गया, तो मैंने 2.5 टाइम पे करके सिलेंडर खरीदा, मजबूरी में। मजबूरी थी, नई सिलेंडर खरीदते तो खाना किस पर बनता। तो प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से भी एलपीजी हमेशा परेशान रहता है, एलपीजी कनेक्शन। पीएनजी के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए है ना, पीएनजी वर्सेस एलपीजी के केस में। ओके, और हम आगे चले तो अब हम बात करते हैं आसाम की, कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर में आसाम का क्या परफॉर्मेंस है। हम नेचुरल गैस प्रोडक्शन की बात करें, बड़ी अच्छी बात है, इसको प्रीलिम्स के लिए नोट कर लो। आसाम इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनशोर नेचुरल गैस, अकाउंटिंग फॉर नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज टोटल ऑनशोर आउटपुट। कि जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन है, जो पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस है, उसके प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? आसाम में हो रहा है। देश के लगभग 1/3 ऑनशोर प्रोडक्शन आसाम में ही होता है। प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। हम जरा डाटा को कंपेयर करें तो 2024 में 3347 मिलियन क्यूबिक मीटर हमारे पास नेचुरल गैस था, जो कि 2024 से इंक्रीज्ड है। अच्छा है, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। डेली आउटपुट भी ऑल इंडिया लिमिटेड का कुछ ठीक ठाक ही है। एसोसिएटेड वर्सेस नॉन एसोसिएटेड गैस की बात करें, मतलब एसोसिएटेड गैस वैसे होते हैं ना, एसोसिएटेड गैस देखो यहाँ पर कर्सर को, एसोसिएटेड गैस वैसे होते हैं जो कि क्रूड ऑयल के अलोंग साइड प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मच ऑफ आसाम्स गैस इज एसोसिएटेड गैस, कि हम एक्चुअली में जब क्रूड आउट का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को निकाल रहे हैं, उसी के थ्रू हमारे पास नेचुरल गैस भी आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास नॉन एसोसिएटेड गैसेस भी हैं, बट मोस्टली आसाम में एसोसिएटेड गैस है, कि दूसरे क्रूड ऑयल के साथ इनका प्रोडक्शन हो रहा है। ये चीज ध्यान रखेंगे, एसोसिएटेड गैस ज्यादा है। ओके, यूटिलाइजेशन की बात करें तो इट कैन बी यूज्ड, इवन टुडे इट इज बीइंग यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड कंपनी में भी इसका अभी यूज चल रहा है। दूसरी तरफ एलपीजी की अगर बात कर ले तो जो लोकल रिफाइनरी है, दे ओनली मीट द 30% ऑफ आसाम एलपीजी डिमांड। पूरे देश की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ आसाम की डिमांड की बात कर रहे हैं। तो आसाम में जो एलपीजी का टोटल डिमांड है, उसका बस 30% तक ही प्रोडक्शन हो पाता है। डेली कंजम्पशन लगभग 1.3 लाख डोमेस्टिक सिलेंडर है, और हम प्रोडक्शन बहुत कम कर पाते हैं। तो इस वजह से चैलेंजेस तो रहेगा ही। और फिर उसके बाद बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी रह गए। ठीक है, तो एलपीजी वर्सेस पीएनजी के केस में आसाम में भी पीएनजी आगे निकलेगा, पूरे इंडिया में भी पीएनजी आगे निकलेगा। राइट, आगे चलते हैं अब। ये यहाँ पर मैंने पिक्चर के थ्रू समझा रखा है, आप इन पिक्चर को भी एक बार देख सकते हो। ये पिक्चर्स इसलिए हम अटैच कर देते हैं बीच बीच में, सो दैट आपको फ्लो चार्ट बनाने में हेल्प हो, आप अपने मेंस के आंसर्स में फ्लो चार्ट बनाना सीखें इस तरह से। अब एग्जैक्टली ऐसे सिलेंडर और पाइप का पिक्चर नहीं बनाना है, आप बस सिंबल्स के थ्रू उनको रेफर कर सकते हैं, रफ स्केच के थ्रू। नाउ इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस की बात करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन तो कामरूप मेट्रोपॉलिटन आएगा ही, उसके साथ साथ जो अपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपर आसाम में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इजीली हो सकता है। वाई? बिकॉज जो पाइप्ड नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है ना, वो उसी रीजन से हो पा रहा है। हाँ, अब ये एक चैलेंज रहेगा कि हम जो नेचुरल गैस है वो अपर आसाम से पाइप कनेक्शन के थ्रू कैसे लोअर आसाम तक लेकर जाएंगे। दैट्स वन ऑफ द चैलेंज। तो वो चैलेंज को आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे एड्रेस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस की बात करें तो देयर इज अ टारगेट टू इशू 12,500 न्यू कनेक्शंस इन रेडी एरिया। ये सारे कुछ कुछ नए टारगेट सरकार ने भी सेट किए हैं। उसके लिए पूर्व भारतीय गैस प्राइवेट लिमिटेड को यूज किया जाएगा। राइट, 6,000 कनेक्शन तो खुद गुवाहाटी में अप्रैल एंड तक होने के चांसेस हैं, कि सरकार तेजी से ये काम कर रही है कि भाई गुवाहाटी में ही, इसमें राज्य सरकार, भारत की सरकार दोनों मिलकर, कि गुवाहाटी कामरूप सिटी में ही अप्रैल एंड तक 6,000 न्यू कनेक्शन पीएनजी के मिल जाए। गुवाहाटी बरौनी पाइपलाइन, गुवाहाटी आसाम में और बरौनी बिहार में पड़ता है, तो गुवाहाटी बरौनी पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम तेजी किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से एक्चुअली जो नेचुरल गैस के जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस यूज कर पाएंगे, हम उसके पोटेंशियल को टैप कर पाएंगे, और एलपीजी का जो शॉर्टेज है ना, हम उसको एड्रेस भी कर सकते हैं। दो देयर आर सम चैलेंजेस एज वेल। चैलेंजेस हैं डिलेज के। अभी तुम ये सेशन देख रहे होगे, या मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे तो मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ तो बाहर से सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट जहां मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एलपीजी कनेक्शन, पीएनजी कनेक्शन नहीं है। तो सरकार जब क्राइसिस होती है तो नए टारगेट तो सेट कर लेती है, पर उससे पहले प्रिपेयर्डनेस नहीं होना ने एक बड़ा चैलेंज बना रहता है, कि अचानक से कैसे होगा। जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इट वुड कॉस्ट 3,300, इसका जो कॉस्ट है वो पहले 3,308 करोड़ था, जो कि अब लगभग 3,992 करोड़ हो चुका है, 4,000 करोड़ तक हो चुका है। मतलब कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, और कॉस्ट तो इंक्रीज होगा ही। आप जितना प्रोजेक्ट डिले करोगे, कॉस्ट उतना इंक्रीज होते जाएगा।
कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन की कमी होती है, राइट। लीगल हर्डल्स भी होते हैं। वैसे तो सरकार अब नए नए एक्ट्स या नए नए ऑर्डर्स पास कर रही है कि अगर कोई पर्सन अपने घर से पीएनजी कनेक्शन नहीं जाने देगा, अपने प्रॉपर्टी से नहीं जाने देगा, तो उसके ऊपर लीगल केस किया जाएगा। पर वो पता है कहां पर जाकर एंड होगा? हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सारी चैलेंजेस की वजह से इंप्लीमेंटेशन डिले हो जाता है। ठीक है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि भाई हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और सरकार को नया आइडिया दें, तो हम वे फॉरवर्ड भी ढूंढें। वे फॉरवर्ड हमारा क्या है कि भाई हम चलो यूनिफाइड यूटिलिटी मैपिंग करेंगे। वी विल इंटीग्रेट पाइपलाइन विथ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम पाइपलाइंस को भी इंटीग्रेट करते जाएंगे। हमने वाटर पाइपलाइन बिछाई, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पाइपलाइन बिछाया, है ना। हम डाटा कनेक्शन के लिए पाइपलाइन बिछा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। हम उसी तेजी से, उसी तरीके से हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस को उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए पीएनजी पाइपलाइन भी बिछा सकते हैं। हम टाइम बाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, टाइम बाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फास्ट ट्रैक रूप में काम करेगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। लोगों का एक चैलेंज आ सकता है प्रैक्टिकल, स्पेशली जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, कि साहब हमारे पास ना तो पाइप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइप ये नेचुरल गैस का पाइप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे जो पुराने चूल्हे हैं उन चूल्हे पे हो सकता है कि कोई दिक्कत आए। हालांकि ऐसा कोई बड़ा चैलेंज है नहीं कि नेचुरल गैस आप इन चूल्हे पर, इन स्टोव पर नहीं यूज कर सकें। बट अगर वैसा कोई चैलेंज आए या कोई कंपनी बोले कि हमें ये सारा इंस्टॉलेशन करने में हमें चैलेंज आएगा, हमने पहले इन्वेस्टमेंट एलपीजी में कर रखा था, तो इंसेंटिव देकर भी सरकार इन चीज को तेज कर सकती है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव। ये कुछ वैसे ऑल्टरनेटिव या कुछ वे फॉरवर्ड हो गए जिससे एलपीजी को काउंटर करने के लिए पीएनजी, है ना, हमारा जो नेचुरल गैस वाला प्रोजेक्ट है, पाइप नेचुरल गैस का प्रोजेक्ट है, हम उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अब इस पर बेस्ड आपका पहला मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम ए सिलेंडर बेस्ड एलपीजी इकोनॉमी टू अ पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क इज अ क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आसाम। तो यहाँ पे ना पहले तुम देखो शुरू कैसे करोगे। पहले ना आप इंट्रोडक्शन में, और 150 वर्ड्स का है 10 मार्क्स में, तो पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताना कि विच काइंड ऑफ चैलेंजेस द कंट्री, द नेशन असम इज फेसिंग ड्यू टू एलपीजी शॉर्टेज। तो थोड़ा सा वो वेस्ट एशिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टच करके, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तुम इंट्रोडक्शन लिखना और फिर उसके बाद पाइप्ड नेचुरल गैस का क्या सिग्निफिकेंस है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, ये चैलेंजेस के साथ डिस्कस कर लेना। और 2 पेज में लिखना है, 2 पेज में लिखकर हमें दिखाना है। ये प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा पहला उस टॉपिक पर बेस्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द पैराडॉक्स ऑफ इंडियन एविएशन ग्रोथ। इंडियन एविएशन ग्रोथ का पैराडॉक्स क्या? अभी कल ही जब ये सेशन में प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नोएडा गए हुए हैं और नोएडा में वहां पर उन्होंने क्या किया, एक नए एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया। अच्छी बात है, और ऐसे नए नए इनॉग्रेशन अलग अलग रीजन्स में होते रहते हैं, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट अ रीजनल डिस्पैरिटी। फिर भी एक रीजनल डिस्पैरिटी। सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2047 तक हम 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स बना लेंगे। पर ये 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स से उड़ान भरने के लिए लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए, बाकी चीज होनी चाहिए। 400 एयरपोर्ट्स तो बन जाएंगे, पर उन 400 एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी का ये जो कैरियर्स होते हैं, जो अलग अलग ग्रुप के कैरियर्स होते हैं, ये कई बार सिक्योरिटी मेजर जो मेजर्स होते हैं सिक्योरिटी के, उसको डिफाई कर देते हैं और फिर भी उड़ रहे होते हैं। उनका क्या? तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिलहाल हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे। हम बात करते हैं रीजनल इम्बैलेंस क्या दिखता है। तो आउट ऑफ 10,932 crore in major AAI Airport Authority of India project, the Northeast receive only 3.9%। मतलब टोटल प्रोजेक्ट का बस 3.9% ही मिल पाता है किसको? नॉर्थ ईस्ट को, जिसके वजह से स्ट्रेटेजिक डिले हो जाते हैं। अब वो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो या नागालैंड में हो या आसाम में हो। अब आसाम में तो कई जगह आपको एयरपोर्ट्स दिखेंगे, बट नागालैंड में एक ही एयरपोर्ट है। कहाँ पर? दीमापुर में। तो दीमापुर के अलावा नागालैंड की कनेक्टिविटी कैसे सही होगी? सिक्किम में एक ही है, मिजोरम में एक ही है, मेघालय में एक ही है। तो ये ना चैलेंजेस क्रिएट करता है, रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। ज्योग्राफिकल बायस है। एक तरफ तमिलनाडु में, गुजरात में, दिल्ली में, वहां पर आपको नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स मिलेंगे, और दूसरी तरफ हमें नॉर्थ ईस्ट में देखें तो नागालैंड में एक, मिजोरम में एक। नॉर्थ ईस्ट में ही देखें तो रीजनल डिस्पैरिटी दिखेगी, इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी। आसाम में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, उसके कंपैरिजन में मेघालय में देखो, नागालैंड, सिक्किम में देखो कितने कम एयरपोर्ट्स है। इवन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत कम है, और वो जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होता है वो काफी हाई रहता है, 35 से 50 लाख के बराबर। तो हाउ वुड समवन हैव
एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, अगर मान लो सपोज किसी मिडिल क्लास फैमिली का या लोकल किसी पर्सन के ये ड्रीम भी है कि वो फ्लाइंग का ट्रेनिंग ले सके, तो ही और सी वुड नॉट बी एबल, क्योंकि काफी ज्यादा कॉस्ट है। सरकार को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप उड़ान स्कीम तो चला रहे हो, पर कोई पर्सन पायलट बनना चाहता है उड़ान स्कीम को में प्लेन को उड़ाने के लिए, कहाँ से वो इतना खर्च कर सकेगा? ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, हम स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि हमें ये इम्बैलेंस तो समझ में आ गया पिछले स्लाइड में। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इन चैलेंजेस को एड्रेस करना है? तो सिग्निफिकेंस ये है जियो स्ट्रेटजिक इंपेरेटिव। ये बात बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया के लिए, इंडिया के इंटरनल एज वेल एज इंडिया के बॉर्डर की सिक्योरिटी, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कि हम एक्टिस्ट फॉरेन पॉलिसी पर एक्ट करें, नेबरहुड फर्स्ट पर एक्ट करें, हम टूरिज्म को बूस्ट करें, सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं, हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी, उसके लिए भी कनेक्टिविटी जरूरी है। आसियान नेशन के साथ इंटीग्रेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल भी अगर सपोज मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, कभी इंडिया में एक टाइम था जब नॉर्थ ईस्ट लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस से गुजर रहा था, तो उसको अगर आप आज आप एड्रेस कर पाए हो और आप चाहते हो कि आगे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी सब बेहतर होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में भी नॉर्थ ईस्ट जो है वो सिस्मिक जोन में पड़ता है। अभी तो रिसेंट क्लासिफिकेशन जोन 6 का हुआ था ना, जिसको सरकार ने फिर वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि बिल्डर बॉडी का, बिल्डर लॉबी का प्रेशर पड़ने लग गया। तो देख रहे हो कितना ज्यादा करप्शन है, कितना ज्यादा मोनोपोली है कुछ लॉबीज का। जोन 6 में कैटेगराइज किया गया था, वापस जोन 5 ले आया गया, क्योंकि बिल्डर लॉबी प्रेशर बनाने लगी कि नहीं साहब, जोन 6 में कैटेगराइज करोगे तो हमको ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा। तो अगर सपोज जोन 5 में भी अभी है, तो डिजास्टर होने के केस में अगर आपको जल्दी से रिलीफ पहुंचाना है तो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब की इनिशिएटिव्स की बात करें कि ठीक है, इन सिग्निफिकेंस को देखकर क्या क्या की इनिशिएटिव्स है, तो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम है, कृषि उड़ान स्कीम है। ये कृषि उड़ान बड़ा अच्छा है। कृषि उड़ान क्या है? एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक को फुलफिल करने के लिए, जैसे सपोज कहीं पर मान लो फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना, अनियन का प्रोडक्शन हो रहा है। अब फ्रूट्स और अनियन जो है ना वो ज्यादा टाइम तक नहीं आपको सर्वाइव करते हैं, पेरिसेबल गुड्स होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उनको एक रीजन से, किसी हिली रीजन से, ट्राइबल रीजन से मार्केट में पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान कनेक्टिविटी स्कीम होगी। ठीक है। नवनिर्माण, जहां पे नए एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब एकदम शुरू से एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैन में उसको क्रिएट किया जा सकता है। एक लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 टू मॉडर्नाइज रेगुलेशन एंड इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कि किसी रीजन में एयरपोर्ट सेटअप करना है, या फिर एयरपोर्ट सेटअप करने के अलावा मान लो और कुछ फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए भारतीय वायुयान अधिनियम होगा। कैरियर्स प्रोवाइड करने के लिए, एयर कैरियर्स मतलब जो हम जिनको एयरप्लेन बोलते हैं। तो ये कुछ सरकार की इनिशिएटिव्स हैं जिनसे हम ये जो डिस्पैरिटी है इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। बट इवन आफ्टर दैट देयर रिमेन सम चैलेंजेस। कुछ चैलेंज तो हमने पहले भी डिस्कस किए कि कैपिटल एलोकेशन बड़ा खराब रहता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 100% में से बस 3.9% पूरे नॉर्थ ईस्ट को मिल रहा है। अब उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम को ज्यादा मिलेगा, मिजोरम को, नागालैंड को, मणिपुर को कम मिलेगा। लैंड एक्विजिशन काफी दिक्कत है, ऑब्वियसली हिली रीजन से, कई तो 6 शेड्यूल में भी पड़ते हैं, है ना। ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट भी होता है। इंटायर नॉर्थ ईस्ट में जीरो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से, देखो ये कितनी बड़ी चैलेंज है कि लोकल यूथ को अगर फ्लाइंग ट्रेनिंग चाहिए तो उसको किसी दूसरे रीजन में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटी होगा, ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट क्रिएट होगा नॉर्थ ईस्ट में। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस, ये चैलेंजेस अभी भी रह जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने वे फॉरवर्ड बना रखे हैं कि हम फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नए स्टार्ट करेंगे। हम रीजनल पर्सपेक्टिव दो काम करना होगा कि एक तो नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें, तो यहाँ इस लास्ट वाले स्लाइड को देखो, लास्ट वाले स्लाइड पर आ जाओ। आज लैपटॉप थोड़ा अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। हमने अभी देखा था ना कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो टोटल बजटरी एलोकेशन है उसका बस 3.9% ही नॉर्थ ईस्ट को मिल पाता है। तो अगर हम उसको एड्रेस कर सके, सबसे पहले कि हम उस बजटरी एलोकेशन को इंक्रीज करेंगे, सपोज हमने 20% तक लेकर आएंगे उसको। अब उस 20% में भी जो इंट्रा रीजनल, जो इंटर रीजनल यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हम एक्सपीडिएट करवा सकते हैं। हम डीओएनईआर का रूल कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनियर है वो अपना काम करे और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को साथ में लेकर, या स्टेट्स के बीच बाकी ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं या डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको साथ में लेकर आए, जिससे कि एक्चुअली में इन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन सही हो सके, चाहे वो उड़ान स्कीम हो या कृषि उड़ान हो या बाकी स्कीम्स हो। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी एड्रेस हो पाएगी। ओके,
नाउ दिस सेकंड मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड कम टू द थर्ड टॉपिक। यहाँ पर हम थर्ड टॉपिक पर आते हैं। प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की वैसे कुछ एक ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। कुछ चीजों पर आप ध्यान रखिएगा कि कितना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयरिंग होता है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह नहीं है, ये सारी चीजें। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर न्यूज़पेपर में किस चीज को हाईलाइट किया गया, गुवाहाटी में अर्बन प्लानिंग को। कि गुवाहाटी में हम रोज नहीं देखते कि आज ये फ्लाईओवर इनोग्रेट हुआ, कल वो फ्लाईओवर इनोग्रेट हुआ, परसों वो इनोग्रेट होने वाला है। लेकिन क्या वहां से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या वो जो फ्लाईओवर है वो एक्चुअली में वाटर लॉगिंग क्रिएट करने का काम करते हैं? पता है कैसे? देखो इस पिक्चर को देखो, अभी मैं तुमको ये पिक्चर दिखाता हूँ, फिर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आएंगे। ये यहाँ देखिए ये पिक्चर। ये फ्लाईओवर क्या होता है ना, फ्लाईओवर में सिंस लंबे लंबे फ्लाईओवर बने तो वहां पे पानी जम रहा होता है, और फिर अचानक कहीं पर अगर कहीं पर छोटा सा भी लीक है या ब्रेक पॉइंट है तो वो ना ऐसे नीचे गिरकर नीचे रोड को डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज अ नॉर्मल सीन विच यू कैन ऑब्जर्व। ये ना एआई जनरेटेड इमेज नहीं है, ये रियल इमेज है। तो एक्चुअली में ये जो फ्लाईओवर है ना, पहले तो ये रेन वाटर को अपने पास ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं, और वो भी हार्वेस्ट नहीं हो पाता है, वो अचानक से ऐसे लीक होते हुए या तोड़ते हुए बाउंड्री को गिरेगा और नीचे रोड को डिस्टर्ब कर देगा, और नीचे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ लेते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने पहले भी तुम्हें आसाम प्रहरी में समझाया है। आप लास्ट ईयर का आसाम प्रहरी सेशन देखो, या लास्ट ईयर का जो आसाम प्रहरी का कंपाइलेशन है आसाम ईयरबुक, आप वहां पर भी जाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख सकते हो। उसमें बेसिकली हमने तीन कंपोनेंट पढ़े थे। सबसे पहले कैचमेंट, कि सबसे पहले जो बारिश हो रही है हम उसको कैच करेंगे, इकट्ठा करेंगे। कन्वेनियंस सिस्टम से हम उसको पाइप्स या ड्रेन्स के थ्रू हम उसको स्टोरेज एरिया तक लेकर जाएंगे, और फिर उस स्टोरेज एरिया में हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम घर में अलग अलग यूज के लिए, गार्डनिंग के लिए, हाउस होल्ड कोर्स के लिए, बाकी चीजों के लिए सप्लाई करने का काम करेंगे। तो ये मेन तीन कंपोनेंट्स हो गए, वेरी बेसिक थिंग, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एग्जांपल्स हैं, जैसे टंकाज सेटअप करना, ये राजस्थान में बड़ा कॉमन था। जो हार्ड सेटअप करना, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है, राजस्थान मध्य प्रदेश में किया जाता है। टेम्पल में टैंक्स बनाना, कुंड जिसको बोलते हैं, जैसे पुष्करनी कुंड राजस्थान में बड़ा पॉपुलर तरीका है ना। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी है, ये देखो जोहाड़। यहाँ पर हम एक पॉन्ड बनाते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये बड़ा कॉमन है, उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखेगा जोहाड़, है ना। ये टेम्पल टैंक, सूर्य कुंड इसको बोला जाता था कई जगहों पर जहाँ पे सन टेम्पल था। इसके अलावा बाकी टेम्पल्स में भी आपको ऐसे टेम्पल टैंक दिखेंगे। तो दीज वर सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड, है ना। रानी की बावली दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है बावली स्ट्रक्चर, वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया जाता था। ये मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हो गए, कि वहां ऊपर पानी गिर रहा है तो उसको क्या किया, ऐसे पाइप के थ्रू लाकर यहाँ पे स्टोर कर लिया, और यहाँ से फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये नया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका हो गया। तो दीज आर द वेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये मॉडर्न अर्बन मेथड, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट्स एंड बोरवेल रिचार्ज, ये जो दो पिक्चर मैंने दिखाए हैं, ये दोनों, ये आपके मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हो गए। ओके, चलिए, बेनिफिट्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तो मेन बेनिफिट हो गया ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि जब आप यहाँ देखो, इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर हम रेन वाटर हार्वेस्ट करें कि बारिश का पानी जो हुआ वो यहाँ पर टैंक में इकट्ठा हो गया, कुंड में, यहाँ जोहाड़ में इकट्ठा हो गया, है ना, रानी की बावली जो है बावली में इकट्ठा हो गया, यहाँ बारिश आके रूफ टॉप से निकलकर यहाँ पर हमने टैंक में इकट्ठा कर लिया। तो इससे ना धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी पॉसिबल है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। फ्लड मिटिगेशन होगा, एक्सेस वाटर जो रोड पर आकर फ्लड क्रिएट कर सकता है, अगर हम उसे कंट्रोल कर लें तो वो फ्लड नहीं, एक्चुअली में वो पानी का यूज हो जाएगा। गुवाहाटी दिल्ली जैसे सिटी में बड़ा अच्छा यूज हो सकता है इसका, राइट। इट वुड इंक्रीज द सेफ्टी, इट वुड इंक्रीज द अर्बन सस्टेनेबिलिटी। अर्बन सस्टेनेबिलिटी, मोस्टली जो अर्बन रीजन है दे फेस द चैलेंज ऑफ वाटर शॉर्टेज इन समर रीजन्स, इन मानसून रीजन्स एज वेल। वहां पर हम इसी एक्सेस रेन वाटर को यूज करेंगे और उसको अर्बन सस्टेनेबिलिटी में इंप्लीमेंट करवा लेंगे। इसके लिए कई डायरेक्टिव्स भी हैं, जैसे एनजीटी की डायरेक्टिव है 2015 का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टिव। वो मैंडेट करता है दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन ऑल मेजर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द ब्रिजेज। हालांकि ये क्या है, इसके लिए कोई लीगल प्रोविजंस नहीं रहते हैं ना, इसलिए डायरेक्टिव फॉलो नहीं किए जाते हैं। अदरवाइज एनजीटी ने 2015 में ही डायरेक्टिव दिया था कि अगर आप ब्रिज बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेजर्स उसमें अडॉप्ट करने चाहिए, जो नहीं किए जाते। लास्ट ईयर आसाम प्रहरी में भी मैंने डिस्कस किया था, तुम उसे आसाम ईयर बुक वाले बुक में पढ़ सकते हो, कि जो भी बिल्डर्स है ना, आसाम में भी बिल्डर्स के लिए कंपलसरी है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स को अडॉप्ट करें, बट दे डू नॉट अडॉप्ट इट। म्यूनसिपैलिटी को पैसा खिलाकर या बाकी जो लोग हैं उनके करप्ट लोगों को पैसा खिलाकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो देर आर सम लीगल फ्रेमवर्क्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो चैलेंज यहाँ रह जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाता है। एंड दैट्स व्हाई दिस चैलेंज, ये एक चैलेंज है, ये नया चैलेंज है, बड़े अच्छे से इसको
प्रेजेंट किया था न्यूज़पेपर में, आप ध्यान रखिएगा कि फ्लाईओवर्स क्रिएट होते हैं, ऊपर से जो लोग जा रहे हैं अच्छा है, बट आपको फ्लाईओवर के नीचे वाटर लॉकिंग कॉमनली दिखेगा। दीज आर द चैलेंज ड्यू टू रेन वाटर, ड्यू टू नॉट यूजिंग द एक्सेस रेन वाटर। ओके, अब हम कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा गया वो इस फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को क्रिटिसाइज कर रहा है। बस बात ये हो रही है कि हम सक्सेसफुल एग्जांपल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे कोयम्बटूर का। वेरी गुड, नाइस। अविनाशी रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो, इसको यहाँ पर हमने पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, ये वाला कि कोयम्बटूर में क्या किया गया अविनाशी रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर में। अब बारिश होगी, सिंपल यहाँ समझो इस पिक्चर से, बारिश हुई, यहाँ पे एक्सेस पानी है, वो रोड पे डायरेक्ट गिरने के बजाय पाइप से होते हुए ऐसे पहले यहाँ स्टोरेज टैंक में या यहाँ पाइप से होते हुए यहाँ किसी गार्डन में सप्लाई कर दिया गया, हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये अविनाशी रोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है कोयम्बटूर का, जो सक्सेसफुल एग्जांपल है, जिसको हम आसाम में भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, दिल्ली में, बिहार में, कहीं भी करवा सकते हैं। बाकी अर्बन प्लानिंग होलिस्टिक तरीके से करना, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करवाना कि जो रेन वाटर एक्सेस हो रहा है हम सबसे पहले उसको निकाल कर यहाँ पे हमने स्टोर किया, फिर यहाँ पे फिल्टर लगाया और लोगों के घर में भी सप्लाई कर दिया या गार्डन में सप्लाई कर दिया। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, बिल्डिंग बायलॉज ये कहता है कि हर बिल्डर को अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन वीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ये कुछ वैसे वे फॉरवर्ड है जिसको हम इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, राइट। थर्ड मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपके लिए तीसरा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया और एक प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ये टॉपिक जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनमें जहां पर भी कहीं डाउट हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर पूछना, मैं बता दूंगा। और पीडीएफ है, सबका पीडीएफ अटैच है, तो पढ़िएगा एक बार, थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना। और यहाँ पर आपको कई नई चीज दिखेंगी, जैसे जिंग सिस्टम। तो जिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कहाँ का सिस्टम है, बिहार का कि राजस्थान का कि किसी और रीजन का, ये तो पता होगा। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज असम सेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फॉर गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। असम ने इस चीज में तो बिल्कुल, असम देश की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद असम सेट भी, असम यहाँ पर असम सेट के थ्रू फर्स्ट इंडियन स्टेट बनेगा, राइट, फॉर अ डेडिकेटेड कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वाह, ऐसा तो कई देशों के पास नहीं है, असम कर रहा है जब उसके पास अपना डेडिकेटेड सैटेलाइट होगा। किस चीज के लिए भाई? ऑब्जर्वेशन के लिए, विच वॉज अनाउंस्ड इन लास्ट 25-26 बजट। अब इसको इंप्लीमेंट करवाने की बारी आ रही है। यहाँ पे ना हम 5 सैटेलाइट्स को यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में। अब एक चीज याद रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस किए जा रहे हैं, तब जाकर फ्लड को या फिर जो सिक्योरिटी है, असम को इंटरनल सिक्योरिटी का या अपने बॉर्डर का चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है, इलीगल माइग्रेंट्स भी आते हैं बांग्लादेश से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना हमको सैटेलाइट ना लो अर्थ ऑर्बिट में ही सेटअप करना है। लो अर्थ ऑर्बिट में सेटअप करेंगे तब जाके मॉनिटरिंग अच्छी हो पाएगी, ये चीज याद रखेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट क्या हो गया? 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर का जो रेंज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, राइट। यहाँ पर हमें सैटेलाइट को सेटअप करना होगा लो अर्थ ऑर्बिट में। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? तो सिंस लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है, देन इट कैन हैव हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, जिससे हम फ्लड कंट्रोल करेंगे, जिससे हम बॉर्डर्स को मॉनिटर करेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में रहने की वजह से लेटेंसी कम होगी, डाटा रियल टाइम में ट्रांसफर हो सकेगा। ऑर्बिटल डिके भी जो है ना वो भी कंट्रोल होगा, नहीं तो अदरवाइज ना सैटेलाइट्स के साथ ना ऑर्बिटल डिके का भी चैलेंज आता है कि वो सैटेलाइट जब ऑर्बिट्स में रहते हैं अर्थ के चारों तरफ, तो धीरे धीरे ना दे आल्सो गेट बर्न्ड, क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट में रहने से और इन सैटेलाइट्स के लिए क्या किया जाएगा? इनको ना कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्सेस के थ्रू इनको मूव करवाया जाएगा, जिससे कि इनका ना डिके ना हो, अदरवाइज थोड़े टाइम के बाद वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इस प्रोजेक्ट के। बाकी अर्थ में लो अर्थ ऑर्बिट का स्पेसिफिकेशन और इंपॉर्टेंस तो हमने देख लिया। बाकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का भी क्लासिफिकेशन है, आप इसको भी एक बार देख सकते हो कि अच्छा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हम जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम के लिए सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हम ब्रॉडकास्ट वेदर मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, मेनली जो हमें हाई रिजोल्यूशन इमेजेस चाहिए या स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं, उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने का काम करते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, इस टेबल को भी एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, आसाम सेट को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज करेंगे, फ्लड कंट्रोल में यूज करेंगे, फ्लड वार्निंग जो है हम उसको कम से कम टाइम तक लेकर आएंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हो, और जो रिस्पॉन्स टाइम कम होने की वजह से जो कॉस्ट कटिंग होगी ना, वो भी 20 से 25% हो पाएगी। बॉर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स इंप्रूव हो पाएंगे, चाहे वो 4 रीजन हो, रिवराइन बॉर्डर्स हो या बांग्लादेश के साथ और बाकी बॉर्डर रीजन हो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जो ड्रग ट्रैफिकिंग और बाकी ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है, या पोचिंग हो काजीरंगा रीजन में, जिसको सरकार ने बहुत हद तक कंट्रोल किया है, उसको एकदम खत्म कर देने के लिए हमको आसाम सैटेलाइट से एडवांटेज मिलेगा।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बिकॉज असम सैटेलाइट ना जब डिजास्टर कंट्रोल के लिए वेदर फोरकास्ट में हेल्प कर सकेगा, वेदर फोरकास्ट बोल रहे हैं, डिजास्टर्स कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, है ना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रूप में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जब होंगे तो वहां पर ज्यादा सही टाइम पर ज्यादा एक्यूरेसी के साथ फोरकास्ट दे सकेगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा। ये जो एक्सपर्टाइज है आसाम दूसरे स्टेट के साथ शेयर करेगा तो वहां से भी इकोनॉमिक एडवांटेजेस मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंस तो है आसाम सैटेलाइट का, राइट। एंड सो नाउ दिस लास्ट मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन आसाम सेट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और ये उस पर बेस्ड आपका प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज मेनली हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं जिस पर मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके ये रहे। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट्स में मेंशन करने लायक या डिस्कस करने लायक है, जैसे मैस्कट ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट SVEEP इनिशिएटिव्स। इलेक्ट्रल प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए कामरूप डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया 24/7 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम, जिससे कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के टाइम में किसी भी टाइप के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी और आम इंसान भी फोन से भी व्हाट्सएप से भी अपना कंप्लेन एड्रेस कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं या द DEC डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हु आल्सो सर्व एज द डिप्यूटी कमिश्नर इज द प्राइमरी अथॉरिटी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को प्राइमरी अथॉरिटी बनाया जाएगा। इसके लिए एक मैस्कट भी बनाया गया है जिस मैस्कट का नाम रखा गया कामरूपिया। कामरूपिया का पिक्चर देखो, ये कामरूपिया को ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, ब्लू कलर बनाया गया है। तो ये कामरूपिया एक्चुअली में क्या है, ब्लू कलर किसको रेफर कर रहा है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को रेफर कर रहा है। ट्रेडिशनल अटायर में इसको दिखाया गया है, देखो गमछा किस तरह से यूज किया गया है। तो मेनली आपको याद ये रखना है कि कामरूपिया जैसे मैस्कट को बनाकर या फिर 24/7 वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रूम बनाकर इलेक्शन प्रोसेस को ज्यादा इंप्रूव, ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने का एफर्ट है। यहाँ से कोई इकलौता मेंस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप अपने गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन में बस आंसर डाल सकते हो कि यस द इलेक्शन कमीशन हैव दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव फॉर मेकिंग इलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। और एक प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इस पे बन सकता है जो मैंने यहाँ पर अटैच कर रखा है। वन मोर prelims based practice question on special observer for Assam Assembly elections, कि अभी असम असेंबली इलेक्शंस के लिए श्री मंजीत सिंह सर जो कि IAS हैं, रिटायर्ड हैं, उनको स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया असम असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो क्या होता है ये स्पेशल ऑब्जर्वर, क्या इनका काम होता है, किस थ्रू ये अपॉइंट किए जाते हैं, ये आपको स्टडी करना है और इस प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस का आंसर करना है। तो आज के आपके टोटल 5 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। आप इनको प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इस सेशन को देखकर थोड़ा अपने से होमवर्क करके प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। लास्ट वीक के प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो यहाँ पर मैंने अटैच कर रखे हैं, लास्ट वीक के प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है। और आज के प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे, उसे मैं लास्ट वीक फिर से आपको आप चेक करने के लिए आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर आप लिखकर हमसे धीरे धीरे एवेलुएट करवा सकते हैं। ओके, हम लोग फिर नेक्स्ट वीक आसाम प्रायोरिटी के सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।